हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि एज एन इन्वेस्टमेंट हमें अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर में मैनेजमेंट कोटा की यूनिट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट नया लॉन्च होता है तो लोगों की तरफ से एक ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड वी डू, हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में मैनेजमेंट कोटा की यूनिट ले या ना ले। तो आई थॉट कि इस पे जो मेरे पर्सनल इंडिविजुअल विचार है उनको मैं जो है एक वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को डिलीवर कर देता हूँ, सो दैट कि आप अपने हिसाब से उस पे जो है वो आइडिया लगा सके कि ये चीजें आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे कि एज एन इन्वेस्टमेंट हमें ये प्रॉपर्टी जो है वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्लाइंट्स है वो इसको एज एन इन्वेस्टमेंट ही देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंटल आरओआई की। इसको हम एक एग्जांपल के तरीके से समझ लेते हैं कि लेट से एक है पर्सन ए जिसने की नॉर्मल यूनिट खरीदी है जिसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 36,40,000 रुपए। एंड एक दूसरा पर्सन है बी जिसने की आपकी मैनेजमेंट कोटा की यूनिट खरीदी है जिसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 70 लाख रुपए के आसपास में आज की डेट में पड़ता है। क्योंकि वो टाइम चला गया है जब आपको 3 4 5 लाख रुपए पे करके आपको मैनेजमेंट कोटा की यूनिट जो है वो मिल जाती थी। आज की डेट में डेवलपर अप्रोक्सीमेटली डबल, हर एक डेवलपर जो है अब लगभग डबल आपसे प्रीमियम चार्ज करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर पहले वाले पर्सन को नॉर्मल जिसने यूनिट बाई की है, जो पर्सन ए है, अगर उसको पोजीशन के बाद में अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपए का भी रेंटल मिलता है तो ये अप्रोक्सीमेटली उसकी जो आरओआई निकल के आती है रेंटल की वो 6% के आसपास आती है। लेकिन वहीं दूसरा पर्सन जिसको एक एक्सटेंडेड बालकनी के लिए उसने लगभग 30 लाख रुपए एडिशनल पे किए हैं, उस पर्सन की अगर 25,000 रुपए की भी आप मंथली रेंटल मानते हो तो उसकी जो आरओआई है वो 3 से 4% से ऊपर नहीं आती है। क्योंकि जो आपका एक्सटेंडेड बालकनी एरिया है उसको आप किसी तरह की कंस्ट्रक्शन में तो यूज कर ही नहीं सकते, उसको सिर्फ एज एन गार्डन वगैरह आप जो है बना सकते हो। तो रेंटल आरओआई के मामले में डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे आपका नॉर्मल फ्लैट जो है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू मैनेजमेंट कोटा यूनिट। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की जो कि है कैपिटल ब्लॉक करने वाली बात। अगर हम बात करें यहाँ पे एक पर्सन ए है जिसने अपना पैसा जो है जो उसका 36.5 लाख रुपए उसे पे करना पड़ता है वो धीरे धीरे करके ओवर द टाइम पीरियड उसे पे करना है अगले 4 साल में। तो वो जो है उसको एज एन वैसे बर्डन कोई नहीं पड़ता क्योंकि उसको जो है वो स्लॉट्स में पे करना है। वहीं जो पर्सन बी है उसको वो पैसा तो पे करना ही है जो स्लॉट्स में उसको देना है एज एन सीएलपी पेमेंट प्लान, जो कि स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान है। लेकिन उसके बाद में उसको जो है वो वन शॉट पेमेंट भी देनी पड़ती है जो कि आज के दिन ही डे वन पे उसका जो है अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। जिससे होता क्या है कि अगले 5 साल के लिए ना तो वो पर्सन उस प्रॉपर्टी से एग्जिट कर सकता है, क्योंकि अगर लेट से इन एनी सर्कमस्टेंसेस आपको अगर नॉर्मल एप्लीकेशन से एग्जिट करना हो तो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड चार्जेस जो है वो पे करके आप उस फ्लैट को सरेंडर कर सकते हैं, जो कि 50,000 रुपए 1 लाख रुपए एक नॉर्मल फीस होती है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कोटा की फीस पे करने के बाद में मैनेजमेंट कोटा बाय करने के बाद में कभी भी अगले 4 5 साल के टेन्योर के अंदर, क्योंकि 4 5 साल का टेन्योर जो है बहुत बड़ा टेन्योर होता है और उसके अंदर मार्केट के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, लोगों की अपनी अपनी बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो उन सबको देखते हुए अगर आपको कभी एग्जिट करना पड़े तो वो पॉसिबल नहीं होता, डे वन पे आप जो है उसके अंदर में एग्जिट आपका खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ ओवर द टाइम पीरियड अगर हम बात करें, अगर ये प्रोजेक्ट ड्यू टू एनी रीजन डिले होता है, जैसा कि हमने एग्जिस्टिंग बहुत सारे अफोर्डेबल्स वगैरह में या लग्जरी प्रोजेक्ट में भी देखा है, तो आपका जो कैपिटल आरओआई है वो और ज्यादा गिरता है। क्योंकि एक पर्सन ने 36.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उसका सिर्फ वही जा रहा है। लेकिन वहां दूसरी जगह जहां आपने जो 30 लाख रुपए एडिशनल आपका मैनेजमेंट कोटा की जो फीस दी है, अगर वो 2 साल और डिले प्रोजेक्ट होता है, अगर उस 30 लाख को आप वहां लगाने के बजाय कहीं और इन्वेस्ट करते तो उससे कम से कम आपको एफडी रिटर्न या 6 7% 8% का आरओआई आप इजीली कैटर कर सकते हो। तो जितना प्रोजेक्ट वो डिले होगा उतना आपका जो है रिटर्न इसमें गिरेगा ही गिरेगा।
तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल अप्रिशिएशन की, क्योंकि हर एक पर्सन जो इन्वेस्टर है वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो कैपिटल इन्वेस्ट अप्रिशिएशन के पर्पज से ही करता है। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि कैपिटल अप्रिशिएशन किसको ज्यादा मिलता है, नॉर्मल यूनिट वाले को या मैनेजमेंट कोटा यूनिट वाले को। लेट्स टेक एग्जांपल कि आपको आने वाले 4 साल के बाद में जो 36 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है वो लगभग 60 से 65 लाख रुपए की हो गई, ठीक है। और वहीं दूसरी साइड आपको जो आपने 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी मैनेजमेंट कोटा वाली, वो अप्रोक्सीमेटली 80 से 85 लाख रुपए की हो गई, क्योंकि जो आपका मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स होती है जनरली उसके अंदर में इंटरनल जो कारपेट एरिया होता है वो स्टैंडर्ड होता है, चाहे वो नॉर्मल ले लो चाहे वो आपका मैनेजमेंट कोटा ले लो। सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या होता है, वो एक्सटेंडेड बालकनी का डिफरेंस होता है। अब एक्सटेंडेड बालकनी को आप जो है यूटिलाइज करने के पर्पज से अगर देखो तो सिर्फ उसके ऊपर आप गार्डन्स वगैरह बना सकते हो, गजीबो बना सकते हो, लेकिन उस पर कोई आप जो है परमानेंट कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते। तो कोई भी पर्सन जो उसको लेगा वो डेफिनेट सी बात है, उसको कोई एंड यूज पर्सन तो ले सकता है बट एज एन इन्वेस्टर देखें तो वो नहीं लेता। टीनेंट्स भी जो आते हैं वो जनरली आपका वो लोग होते हैं जो कि 2,000 4,000 रुपए की बार्गेनिंग करते हैं, तो वो कोई भी पर्सन जो ज्यादा पैसे दे करके रेंट पे रहना नहीं चाहते, टेस्टफुली जो लोग हैं वो वहां पे नहीं आते। अब अगर हम प्राइस में अमाउंट की बात करते हैं तो जो ए प्रॉपर्टी है आपकी जिसने नॉर्मल में खरीदा है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है आने वाले 4 से 5 साल के बाद कंस्ट्रक्शन और पोजीशन के बाद में। वहीं जो बी वाला पर्सन है उसको जो है वो कोई 80 से 85 लाख रुपए मुश्किल से मिलते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि उसके पास में वो प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी है, मतलब वो ज्यादा उसने प्रीमियम दे करके खरीदी है, एरिया उसका ज्यादा है। अब वो एक्सपेक्ट भी उसी हिसाब से करता है कि यार मैंने तो 30 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं, अब मुझे कम से कम लोगों से 30 लाख रुपए ज्यादा भी मिलने चाहिए अगर मैंने 30 लाख रुपए प्रीमियम भरा है। अब आप खुद सोचिए कि अगर 70 लाख रुपए तो नॉर्मल वाले के हो गए, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 1 करोड़ रुपए जो है वो टोटल वैल्यू मिले फ्लैट की, जो कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद सोचिए कि 1 करोड़ रुपए के अंदर कोई पर्सन अगर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बाय करेगा तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपको 1.25 करोड़ रुपए के आसपास में मिल जाते हैं, जहां पे आपको क्लब, स्विमिंग पूल, रिजर्व कार पार्किंग, ओपन एरिया, ये सारी फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है। तो कोई पर्सन जो है वो अफोर्डेबल क्यों बाय करे, कोई लग्जरी प्रोजेक्ट क्यों ना बाय करे। सो ये क्लियर डिफरेंस करता है आपका एग्जिट क्लॉज भी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 1 सवा करोड़ रुपए के अफोर्डेबल बाय करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। वहीं अगर आप 65 70 लाख रुपए जो 3 BHK की प्रॉपर्टी है उसको बाय करने वाले मार्केट में पर्सन आपको ज्यादा मिलेंगे। तो नॉर्मल प्रॉपर्टी में आपको जो एग्जिट करना वो काफी इजी है, लेकिन वहीं मैनेजमेंट कोटा की प्रॉपर्टी से एग्जिट करना बहुत टफ है। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स हैं वो जनरली कौन खरीदता है, क्योंकि आपने देखा होगा हर एक अफोर्डेबल के अंदर मैनेजमेंट कोटा की यूनिट होती है और वो 100% सोल्ड आउट भी डे वन पे हो ही जाती है। तो बेसिकली मैं बताता हूं आपको, ये यूनिट्स जो है वो उन लोगों के लिए सुटेबल है जो अपना नियर बाई के अंदर, लेट से मैं कह रहा हूं एक प्रोजेक्ट आज की डेट में आपका लोकेशन ए पे लॉन्च हुआ है और उसी में आपका जो है वो पर्सन एंड यूज पर्पज से उस प्रॉपर्टी को बाय करना चाह रहा है, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड यूज ओनली। क्योंकि एंड यूजर जो है वो उस एक्सटेंडेड एरिया में अपना गार्डन वगैरह जो है वो मेंटेन कर पाएगा अच्छे से, ठीक है ना। वो अपना लॉन्ग टर्म के हिसाब से उस चीज को मॉडिफाई करेगा, क्योंकि इंटरनल एरिया कम है तो लेट से उसका अगर कोई फैमिली में छोटा मोटा फंक्शन वगैरह भी होता है वो भी वहां पे उसको जो है वो मेंटेन कर लेगा। प्लस अगर वो सराउंडिंग में अपनी लोकेशन को इन फ्यूचर चेंज नहीं कर पाएगा, जैसे लेट से मैं कहता हूँ आपके बच्चे वहीं पढ़ते हैं, आपका नेटिव प्लेस है वहां पे, आपका वर्किंग स्टेशन वहीं पे है, आप दूर नहीं जा सकते हो और आपको लॉन्ग टाइम के लिए कोई आपको जो है जॉब में चेंजेस वगैरह भी नहीं करने कि भाई मेरा ऑफिस दूर हो जाएगा या कल को ट्रांसफरेबल जॉब है, इस तरह की अगर चीजें आपके पास में नहीं है तो डेफिनेटली आपके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की मैनेजमेंट कोटा सुटेबल रहती है, क्योंकि 60 70 लाख रुपए के अंदर में 3 BHK आज की डेट में नहीं मिलता। एप्रिसिएशन एक डिफरेंट चीज है और एंड यूज एक डिफरेंट चीज है। तो अगर आप एज एन एंड यूज देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए सूटेबल है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो की अभी तक की इंफॉर्मेशन से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के
मैनेजमेंट कोटा में यूनिट बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट स्टिल अगर आपका बजट 60 लाख रुपए के आसपास में है तो मैं आपको गुड़गांव में कुछ ऐसे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी बता सकता हूं जहां पे आपको डे वन पे जो है वो रेंटल इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, कोई लॉक इन नहीं है। साथ ही साथ आपको जो है बहुत अच्छा कैपिटल अप्रिशिएशन भी मिल जाएगा। और अगर आप प्लॉटिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है तो आई डू हैव सम प्लॉट जहां पे आपको सिर्फ 33 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से 150 गज तक का प्लॉट गेटेड कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगा, दैट टू विद रेरा अप्रूव्ड, विद बैंक लोन फैसिलिटी। सभी तरह की चीजें उसके अंदर में आपको मिलेगी, लाइक जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरी टीम से 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।